नागिन देवरानी। चट मंगनी पट ब्याह तो सुना ही होगा आपने, लेकिन ऐसा। अरे ये किसे ले आया तू? कौन है ये लड़की? हाय रे, कहीं शादी तो नहीं कर ली ना तूने इससे? देवर जी क्या हो गया आपको? आप तो ऑफिस के लिए निकले थे, ये शादी करके कैसे आ गए? हाँ, ऑफिस के लिए ही गया था, लेकिन रास्ते में मिल गई तो शादी कर ली। क्यों, नहीं करनी थी क्या? तभी बड़ा भाई आ जाता है। ये कैसी बात कर रहा है छोटे? शादी ऐसे थोड़ी ना होती है। तभी नई नवेली दुल्हन अपना घूंघट हटाती है। सभी उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं। भैया, ये आपकी बीवी की आंखें कैसी नागिन जैसी है। तभी देवरानी मुंह खोलती है और पतली सी जीभ बाहर करती है जैसे कोई नागिन हो। इसकी तो जीभ भी किसी नागिन की जीभ की तरह है। हे भगवान, घोर अनर्थ हो रहा है इस घर में। अरे कौन है ये लड़की? खैर, सारी कहानी दरवाजे में हो जाती है और लड़का लड़की को लेकर घर के अंदर आ जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे नागिन, माफ करना, नीलम, ये तुम क्या कर रही हो कटोरी में मुंह लगाकर? नीलम जैसे ही मुंह ऊपर करती है तो उसके मुंह पर दूध लगा होता है। जिठानी डर जाती है। ये क्या है? ऐसे कैसे दूध पी रही हो तुम किसी नागिन की तरह? देवरानी कुछ नहीं बोलती, बस जिठानी को घूरती रहती है। जिठानी सास के पास जाती है और सासू माँ, जल्दी से सुनो। अरे क्या हो गया बड़ी बहू, क्यों इतनी डरी हुई है? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है माँ जी, मैं तो अपनी मायके जा रही हूँ। सास डर जाती है। मैं भी तेरी माँ से काफी दिनों से नहीं मिली ना, चल जरा मैं भी उनके हाल चाल देख लूं। दोनों सास बहू फटाफट कपड़े पैक करके निकल ही रही होती है कि दरवाजे पर खड़ी होती है देवरानी। जेठानी पूछ लेती है, क्या हुआ नागिन? अरे नीलम नाम है उसका। फिर अचानक सास की नजर छोटी बहू की आंख पर पड़ती है। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू की आंख में तो देखो। क्या है माँ, यहाँ डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है और आपको इसकी आंख की पड़ी है। देवरानी की आंख में ससुर की फोटो होती है। हाय रे माँ जी, इसकी आंख में तो ससुर जी की फोटो है। अब जेरोक्स की मशीन लगा रखी है क्या आंखों में? बेटा, तेरे ससुर जी की फोटो इसकी आंख में कैसे उतर आई? सारा ड्रामा चल ही रहा था कि वहां देवर आता है। अरे नीलम, क्या हो गया? यहाँ ऐसे पुष्पराज की तरह क्यों खड़ी हो? देखो ना, भाभी और माँ जी दोनों मुझे छोड़कर जा रही हैं। मैं कैसे पूरा घर अकेले देखूंगी? और माँ जी, ससुर जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। तो तेरी आंख में। क्या इसकी आंख में माँ? इसकी आंख का ही तो दीवाना हो गया था मैं। कहाँ है ससुर जी? उनसे ही तो मिलने के लिए मैंने शादी की है। सारा घर देवरानी की इस बात पर हैरान सा रह जाता है। उनसे मिलने के लिए तो मैंने शादी की थी। अरे तू तो बहू है और वो यहाँ नहीं रहते। क्या यहाँ नहीं रहते? वैसे बुढ़िया, तेरी हरकतें ही ऐसी है कि तेरे साथ कोई नहीं रह सकता। देखो नागिन, सॉरी नीलम, सासू माँ के लिए ऐसी बातें मत करो, समझी? वो तो ससुर जी कमाने के लिए परदेश गए हैं। हाँ। जेठानी की बात सुनकर देवरानी नागिन की तरह यहाँ वहाँ रेंगने लगती है, मतलब दौड़ने लगती है। क्या हो गया नीलम? पापा यहाँ नहीं रहते, इससे तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अरे बहू, आ रहे तेरे ससुर जी कल। वैसे बात क्या है? माँ जी, मुझे तो दाल में काला लग रहा है। आखिर किसी ससुर के लिए बहू का इतना परेशान रहना। माजरा क्या है? अच्छा, कल आ रहे हैं, तब तो कल ही उनका काम तमाम कर मैं अपना बदला ले लूंगी। काम तमाम मतलब? मैं समझी नहीं बहू। नीलम संभल जाती है और कहती है, मतलब वो मेरी माँ ने मुझे ससुर जी को देने के लिए गिफ्ट्स दिए हैं ना, वो उनके हाथ में दे दूं। अच्छा, तेरी माँ ने मेरे लिए भी कुछ दिया है क्या? और बड़े भाई भाभी के लिए? अरे उनका भी तो हक बनता है ना।
हाँ हाँ, तू ले ले पहले। अरे कहाँ से ये आ गई? ना मेरा बेटा घोड़ी चढ़ा, ना भाभी ने काजल डाला, ना सास की पैर पुजाई। ये सब क्या बकी, सॉरी, ये सब क्या बोली जा रही हैं आप? वैसे ससुर जी आ जाएं तो उनसे मिलकर मैं चली जाऊंगी। अरे कहाँ चली जाओगी? मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं कहीं जाने दूंगा नीलम। पति के इतने प्यार भरे शब्दों से नागिन, सॉरी नीलम, इमोशनल हो जाती है और वो जैसे ही इमोशनल होती है उसका रंग नीला पड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया नीलम को? ये नीली कैसे हो गई? अरे पता नहीं, मुझे तो इसमें इंसानों के गुण कभी दिखे ही नहीं। तो क्या जानवर है ये? नहीं भाभी, मेरी नीलम तो अप्सरा है जो परी लोक से आई है। भाई यही कहना चाहती थी ना आप? ये तो पता नहीं। फिलहाल तू इसे अपने कमरे में लेकर जा और इसे बोल के असली रंग में आ जाए। पति नीलम को लेकर कमरे में जाता है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम ना मुझसे इतना प्यार ना किया करो। कैसी बात करती हो? पति हूँ मैं तुम्हारा। अब तो तुमसे ही मेरी जिंदगी है। तुम हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तुम, क्यों, है ना? नीलम पति के गले लग जाती है। मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें याद है मेरी और तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रहा था, पर जो भी हो मैं तो लकी हूँ कि राह चलते ही मुझे इतनी प्यारी और अच्छी लड़की मिल गई। नीलम पति को कुछ बताना चाह रही थी लेकिन न जाने क्या सोचकर वो चुप हो जाती है। फिर अगले रोज, अरे बहू आ देख, तेरे ससुर जी आ गए। अरे कहाँ हो दोनों? नीलम और उसकी जेठानी ससुर के पास आते हैं। क्या हुआ ससुर जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, आप तो पहले ही आने वाले थे, पिछले महीने भी आप नहीं आए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मेरे कार के नीचे एक सांप आ गया था। ये सुनते ही नागिन देवरानी की आंख हरी हो जाती है। फिर क्या हुआ? मैं उस सांप को उठाकर जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। भला हुआ कि सांप की सांस चल रही थी, लेकिन सांप ने मुझे डस लिया। हाय रे, आपको सांप ने डसा? पापा आप ठीक तो है ना? ठीक है तेरा बाप, तभी तो सामने खड़ा है। लेकिन सोचो, सांप भी किसी का पिता था, उसके भी बच्चे थे। ये बोलकर देवरानी की आंख से पानी निकलने लगता है। ये कौन है और कैसी भाषा में बात कर रही है? पापा ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली। और ये ना थोड़ी इमोशनल है, तो सांप के लिए थोड़ी इमोशनल हो गई। नहीं, सांप तो ठीक है, भले ही उसने मुझे काटा, लेकिन गलती मेरी थी। मैंने सड़क पर देखे बिना ही कार उस पर चला दी। अभी डॉक्टर का फ़ोन आया था कि सांप को वापस उसी जंगल में छोड़ दिया है। बेचारी की बीवी उस सांप का इंतज़ार कर रही होगी। क्या पापा जिंदा है? वो ठीक है? हाँ, मेरे पापा तो ठीक है, सामने ही तो खड़े हैं। क्यों, क्या हो गया? तभी बेल बजती है और सामने एक महिला खड़ी होती है। माँ तुम? ये तुम्हारी माँ है? आइए बहन जी। बेटा नीलम, अब घर जाने का वक्त आ गया है। तेरे पापा घर आ गए हैं। तू जिस काम के लिए आई थी वो नहीं करना। घर जाने का वक्त? ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों से सब बताती हूँ। मैं एक नागिन हूँ। हम लोगों को लगा कि ससुर जी ने मेरे पिता को मार दिया है, तो मैं उनसे अपने पिता का बदला लेने आई थी। लेकिन भले इंसान ने हादसे के बाद ना सिर्फ मेरे पिता की जान बचाई, अपनी जान पर भी खेल गए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं नीलम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे तो क्या नागिन के साथ रहेगा बेटा? नहीं, नीलम चाहे तो वो नागिन का जीवन छोड़ सकती है। हाँ माँ, आप मुझे नॉर्मल लड़की बना दीजिए। मैं अब इसी परिवार का हिस्सा रहना चाहती हूँ। दामाद की सास पार्ट 1। कावेरी जी के पति का देहांत हुए काफ़ी वक्त हो गया था। कावेरी जी की 3 बेटियां थीं, ईशा, मोहिनी और सुहाना। तीनों ही काफ़ी होशियार और नौकरी करने वाली थी।
लेकिन उन तीनों से कावेरी जी इतना प्यार करती थी कि उनकी शादी की उम्र होने पर भी उन्हें पराये घर भेजने का उनका मन ही नहीं हुआ। अरे तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। जब भी तुम्हारी शादी के बारे में सोचती हूँ ना, बड़ा डर लगता है। सही कहती हो मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मम्मी पापा के जाने के बाद अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं। और मम्मी, अगर हम तीनों शादी करके चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अपनी खुशी की वजह से मैं तुम तीनों को बिना शादी के भी तो नहीं देख सकती ना बेटा। समाज के हिसाब से देखे तो यह भी गलत होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन तुम तीनों से दूर होने के बारे में सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। लेकिन मम्मी, हम आपको इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। एक काम करते हैं मम्मी, शादी के बाद ना आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलना और मेरे साथ ही रहना। अच्छा, और तेरी सास मुझे रहने देगी तेरे ससुराल में? अरे बेटा, वहाँ ऐसा नहीं होता। बेटी की माँ कभी अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रह सकती। एक काम करते हैं माँ, आप ईशा और सुहानी की शादी कर दीजिए और मैं हमेशा आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मुझे नहीं करनी शादी। अरे मेरी बेटियां मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन मैंने ना इससे भी एक अच्छा उपाय सोचा है। क्या मम्मी? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो फिर क्यों परेशान हो आप? बताइए, क्या करना चाहती हैं आप? मैंने सोचा है कि अखबार में इश्तिहार देकर तुम तीनों के लिए 3 घर जमाई दामाद ढूंढ लूंगी। वैसे भी नौकरी तो तुम तीनों अच्छे से कर लेती हो, कमा भी अच्छा खासा लेती हो। कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, ये हुई ना बात। इससे हमें आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ मम्मी, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहती हूँ आज ही अखबार में ऐड निकलवा देते हैं। बिल्कुल, आज ऑफिस जाते वक्त मैं ये काम कर दूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद कावेरी जी को 3 घर जमाई दामाद विवेक, सुमित और अविनाश मिल जाते हैं और वो उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिन के बाद, अरे अब शादी हो गई, छुट्टियां खत्म, तुम तीनों जाकर नौकरी करो, कुछ काम करो। अरे मम्मी जी, कमाल करती हैं आप। अब घर जमाए इसलिए थोड़ी ना बनाए कि हम बाहर जाकर नौकरी करें। मम्मी जी, मेरा तो घर जमाए बनने का मकसद ही यही था कि कमाने वाली बीवी मिल जाए। बाहर जाकर काम करने से तो मेरा दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो बता दीजिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो शाम का खाना बनाओ। मेरी बेटियां नौकरी से थकी हारी आती है, अब नौकरी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर का काम करो तुम लोग। मैं तो घर का काम करने में बहुत खुश हूँ। बस ये बाहर धूप में निकलना, रास्ते में जाना, नौकरी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहा है सुमित। अरे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में घर से निकल कर जाना और उधर बॉस की चिक चिक सुनना, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं घर में झाड़ू पोछा कर लूँ। ठीक है, फिर तुम झाड़ू पोछा करना। अविनाश शाम का खाना बनाएगा और विवेक तुम सुबह का नाश्ता और खाना बनाओगे। मेरे तीनों दामाद घर संभालेंगे और बेटियां नौकरी करेंगी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता चाहिए। अरे उस विवेक से कहा तो था कि सुबह का नाश्ता उसे उठकर बनाना है। अभी जाकर देखती हूँ क्या कर रहा है विवेक। अभी तक सोया हुआ है क्या? सुबह के 10 बज गए हैं। सोने दीजिए ना मम्मी जी, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हैं। मैंने कहा सीधे उठकर खड़े हो जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ। लेकिन मम्मी जी, बिस्तर में से निकलते ही कोई नाश्ता कैसे बनाएगा? 2 मिनट वॉशरूम जाकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, सीधे रसोई में पहुंचो, मेरी बेटी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। कुछ देर के बाद, हे भगवान, दोपहर के 12 बजे हैं लेकिन घर इतना गंदा पड़ा है। सुमित से कहा था मैंने समय पर झाड़ू पोछा कर देना। सुमित, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी? सुबह की चाय तो पीने दीजिए। आप भी याद करती हैं, चिल्लाती ही रहती है। ये सुबह की चाय है या दोपहर की चाय?
अगर तुम 12 बजे उठकर सुबह की चाय पियोगे तो क्या शाम का खाना रात के 3 बजे खाओगे? मम्मी जी चिल्लाइए मत, बताइए बात क्या है। अरे 12 बज चुके हैं, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ, घर में देखो कितनी गंदगी है। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। रात को उल्टी करवट से सो गया था, हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा। कौन से हाथ में दर्द है दामाद जी? इस सीधे हाथ में मम्मी जी, हाथ हिल भी नहीं रहा है। विवेक, सुन लिया तुमने? सुमित के हाथ में इतना दर्द है कि बेचारे का हाथ भी नहीं हिल रहा। आज तो ये खाना भी नहीं खा पाएगा, तो एक जन का खाना कम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है खाना तो खाऊंगा ना। अरे लेकिन कैसे? हाथ तो हिल भी नहीं रहा है। अरे मम्मी जी, आपको ना किसी जेल में जेलर होना चाहिए था। बेकार में हमारी सास बनकर जिंदगी खराब कर रही हैं। अरे लगाता हूँ पोछा। एक बेचारा घर जमाई और कर भी क्या सकता है। शाम को जब ईशा, सुहाना और मोहिनी ऑफिस से लौट कर आती हैं। मम्मी, शाम के खाने में क्या बना है? अब ये तो तेरे पति को ही मालूम होगा ना बेटा, उसने ही खाने की जिम्मेदारी ली थी। लगता है मम्मी आपने ये घर जमाए वाला तरीका अपनाकर मुसीबत मोल ले ली है। आपके तीनों घर जमाए कितने आलसी हैं। मेरे वाले को देखो, दोपहर के 12 बजे सुबह की चाय पीता है और काम क्या करना चाहता था? घर का झाड़ू पोछा। मम्मी बता रही थी कि आज उसने घर का झाड़ू पोछा शाम की 5 बजे किया था। अब क्या बताऊं बेटा, सुबह से हाथ दर्द का बहाना करके बैठ गया था। कहता है हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। सब बहाने मम्मी। ये तीनों घर जमाए मिलकर ना बस बैठकर खाना खाना चाहते हैं, काम धाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। अरे लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, मुझे इन तीनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे तो मम्मी, आप हिटलर से कम है क्या? आपने जब हम तीनों को सबक सिखा कर इतना लायक बना दिया, तो इन तीनों नालायक दामाद को भी आप कुछ न कुछ तो बना ही देंगी। हाँ मम्मी, बस अपने अंदर के हिटलर को बाहर लाइए और अपनी तीनों दामादों को अच्छी तरह से सबक सिखाइए। रही बात आपकी बेटियों की, तो हम तीनों तो हमेशा से आपके साथ हैं। अरे लेकिन बेटा, इस काम के लिए तुम तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत मम्मी? ऑफिस में तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं हम तीनों। अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर कह दो कि तुम तीनों ने नौकरी छोड़ दी है 2 साल के लिए, और जब घर में खाने के पैसे नहीं होंगे तो अपने आप काम पर जाएंगे ये तीनों। वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया है। मैं तो कल ही जाकर कहने वाली हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर देखना कैसे मेरा पति अविनाश भाग भाग कर काम पर लग जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद, सुमित, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए अगले 2 साल के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है। विवेक, पापा बनने वाले हो तुम। अब से ना तुम्हें ऑफिस जाना होगा, क्योंकि मैं तो 2 साल के लिए छुट्टी पर चली गई हूँ। अविनाश, अब तुम्हें जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए, वरना ये घर कैसे चलेगा। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। लेकिन कावेरी के तीनों आलसी दामादों पर अपनी बीवियों की बात का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कावेरी जी को चिंता होने लगी, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तीनों बेटियों ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आखिर क्या तरीका अपनाएंगी कावेरी अपने आलसी दामादों को काम करना सिखाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का पार्ट 2।